अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एंट्रेंस एएमयू के बारे में कि इस एंट्रेंस को कैसे क्रैक करें क्या ना करें, हाउ टू क्रैक एएमयू इन 1 मंथ 2 मंथ, ऐसा क्या करें कि एंट्रेंस क्रैक हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हु आई एम। सो आई एम अमान कदीर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 AMU एंड जो मेरा स्कूल है वो सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है। ओके, और जो मेरी स्ट्रीम है वो साइंस है, PCM। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे। उन सब क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो मैंने जवाब इसलिए नहीं दिए, मैंने सोचा उन सब क्वेश्चंस के आपके जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस थे उनके मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको रिप्लाई कर दूंगा उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो मैंने 10th अपनी कहाँ से करी, ये सब चीज़ें मेरे बारे में जो भी जानना है तो वीडियो में लास्ट में बने रहे। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जो जो सबके कमेंट्स हैं उन सब चीज़ मैं पढ़ते रहता हूँ, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उन सब का मैं रिप्लाई लास्ट में वीडियो में करूँगा। ओके, तो हम लोग पहले आते हैं आज की वीडियो में, जो आज हम लोगों का मेनली इस वीडियो का मोटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन AMU। तो अगर मैं ओवरऑल मिला के बात करूं तो 1235 सीटें हैं टोटल। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब स्टूडेंट्स की मिला के जो सीट्स हो रही हैं वो 1805 हैं। तो आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि क्लास 11th एंट्रेंस AMU इतना टफ नहीं है, ईजी रहता, आराम से क्रैक हो जाएगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर टफ नहीं होता, हर साल 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सिलेक्शन कितनों का हो रहा है? 1200 का। क्या यहाँ पे आप लोगों को टफनेस का अंदाजा नहीं हो रहा कि ये टफ है कि नहीं है? थोड़ा सा टफ है रियली। जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th का सिलेबस, उससे थोड़ी ऊपर की चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। जो सिलेबस AMU बोलता है, CBSE का कुछ क्वेश्चन ऐसे उसके होते हैं जो क्लास 11th के भी टच कर जाते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स वालों का रहता है, अदर बोर्ड्स वालों का रहता है कि जो क्लास 11th एंट्रेंस AMU है, जो उसका जो सिलेबस है वो CBSE का है, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे जो CBSE से नहीं है, स्टेट बोर्ड से हैं, उन लोगों का क्या होगा? तो स्टेट बोर्ड्स वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो साइंस है और जो मैथ्स है, क्या वो NCERT की नहीं होती? जहाँ तक मैं बिहार बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ, बिहार बोर्ड में मैंने जो साइंस पढ़ी है और मैथ्स पढ़ी है वो मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ी है और NCERT लेवल पे पढ़ी है। NCERT की बुक CBSE सेम होती हैं मैथ्स की और साइंस की। और जहाँ तक बात रही GK, इंडो और अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश जो अभी आ गया है इसकी, तो भाई इंग्लिश तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, पढ़ ही लेते हो ना क्लास 9 10th के लेवल पे, तो उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बहुत टफ आ जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सीट्स की बात होगी, बात करते हैं अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का, है ना। बहुत से लोग पूछते हैं भाई कितना फी है, क्या है, मैथ्स का फी कितना है, रहने का चार्ज कितना है ना। तो एक महीने की जो हम लोगों की मैथ्स की फी है वो मैथ्स की फी है 1400 रुपए, 1400 रुपीज। ओके, और जो हम लोगों की 1 ईयर की हॉस्टल की जो फी है वो है 3600 रुपीज, 3600 रुपीज। तो मेजरली मेरा इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, जब मैं आप लोगों की तरह प्रिपरेशन करा करता था, क्लास 10th में था, मैं भी बहुत सी सर्च करा करता था कि AMU के बारे में कैसे क्रैक करें, क्या करें। बहुत सी वीडियो मिलती थी लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं मिलता था जो खुद वहाँ का हो, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ का है तो आपको तफसील से बहुत सी चीज़ें बता सकता है, क्या वहाँ पे अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, कैसा माहौल है, क्या चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों के होते हैं जो बहुत से लोग नहीं बता पाते। उन सब क्वेश्चन से, ये सब चीज़ों के लेकर मैंने ये एक चैनल क्रिएट करा है ताकि मैं आप सबके क्वेश्चन बना सकूँ। जो बच्चे मतलब प्रॉपरली उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों को प्रॉपरली कुछ गाइडेंस दे सकूँ जहाँ तक मुझसे हो रहा है। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी की। सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्या है? तो क्लास 10th में आपके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में ओवरऑल 45% होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है क्लास 11th एंट्रेंस AMU के लिए। और हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ी तफसील में बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस ही आपका इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है उसका, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी।
सबसे पहली बात करते हैं साइंस की। साइंस जो आपकी होने वाली है 50 नंबर की। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पूछी जाएगी जो कि 50 नंबर की होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स 30 नंबर की आने वाली है आपकी। बात करते हैं इंडो इस्लामिक की। इंडो इस्लामिक 10 नंबर की होने वाली है। और जो हम लोग पहले देखते थे जीके, जो 10 नंबर की पूछी जाती थी, लेकिन इस बार 10 नंबर की नहीं पूछी जा रही, इस बार 5 नंबर की पूछी जा रही है। और जो 5 नंबर अलग से वो इंग्लिश के ऐड हो गए हैं उसमें, यानी 5 नंबर की अब इंग्लिश पूछी जाएगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन आता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे कवर करेंगे। तो भाई एक बात बताइए, क्लास 9th और क्लास 10th में क्या आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी? जितनी आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है ना, उससे ज़्यादा कुछ आप लोगों से पूछेगा नहीं। ठीक है ना, AMU तो इतना ही आप लोगों से पूछेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 5 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है। ओके, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन में एक डाउट रहता है कि इंडो इस्लामिक कैसे कवर करें। इंडो इस्लामिक थोड़ा अजीब सा हो जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किसी की कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मैंने अपने इंडो इस्लामिक कैसे कवर करी थी, टू बी ऑनेस्ट मैं रहा एक मदरसे का स्टूडेंट। मैंने मदरसे में पहले से सब चीज़ें पढ़ रखी थी। तो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ तो मैंने उस वक्त इंडो इस्लामिक कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे को आइडिया था अगर मैं जाऊंगा तो मैं ठोक कर आ जाऊंगा इंडो इस्लामिक को। और मैं गया था, मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर मैं आ गया था इंडो इस्लामिक में, जो कि मेरे लिए सही थे। तो भाई क्लास 11 के लिए जो सिलेबस होता है, क्लास 9th और क्लास 10th के CBSE जो सिलेबस होता है वो उसमें पूछा जाता है एंट्रेंस में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को अटकर आता है स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का, कि सर हम तो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, हमने तो CBSE का सर सिलेबस नहीं पढ़ा, हम क्या करें यहाँ पर। तो भाई जो आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th मैथ्स एंड साइंस जो पढ़ते हैं वो CBSE के ही अकॉर्डिंग होती है। NCERT बुक्स ही आप लोग पढ़ते हैं, जो कि CBSE वालों को बच्चों को भी पढ़ाई जाती है वही चीज़ है। मैं क्लास 10th में रहा, मैंने भी जो साइंस पढ़ी और मैथ्स पढ़ी, मैंने भले ही हिंदी मीडियम में पढ़ी, तो मैंने जो पढ़ी थी वो CBSE का ही पार्ट था। ठीक है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। और बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम कैसे क्रैक करेंगे। तो भाई AMU में जो लैंग्वेज हो रही है ना, 3 लैंग्वेज में पूछा जाता है। उर्दू में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। आप लोगों के पास 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन रहता है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको सिर्फ OMR फिल करना होता है। क्वेश्चन तो आप हिंदी में सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज़ है। भाई अब बात करते हैं फ्री चैनल्स फॉर प्रिपरेशन। तो ऐसे कौन से फ्री चैनल्स हैं जो क्लास 11th एंट्रेंस AMU के लिए फ्री में प्रिपरेशन कराते हैं। क्योंकि अगर आप अलीगढ़ में आके प्रिपरेशन करिएगा तो यहाँ पे बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपसे 20 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं आपका। तो आपको 1 से 2 महीना पढ़ाएंगी और ऐसा दावा करेंगे कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत से बंदों को जानता हूँ जिन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करें, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं खुद एक जीता जाता है एग्जाम्पल हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, सीरियसली मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। और मैं बहुत से स्टूडेंट को भी जानता हूँ, मेरे जितने भी रूममेट्स हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी है। ओके, तो बहुत से बच्चे हैं जिनको कोचिंग करने की ज़रूरत है, वो महसूस करते हैं कि हमें कोचिंग करनी चाहिए। तो कुछ ऑनलाइन चैनल्स हैं जो मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ। वो जो भी चैनल्स हैं वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो 3 चैनल्स मिल जाएंगे जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको उनसे थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ा आप लोग उनसे कुछ सीख लें। तो वो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स क्या होने वाली हैं फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्लास 9th और क्लास 10th की जो NCERT बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, अपने आप में लिटरली बेस्ट बुक्स हैं। साइंस के लिए आप लोग आंख बंद कर उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में जो आप लोग NCERT या आपकी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। अगर आपसे कोई रात को 12 बजे उठाकर कोई क्वेश्चन कर रहा है ना कि बताओ भाई ये क्या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए, इतनी हार्ड कमांड होनी चाहिए आपकी उसके ऊपर, तब जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे साइंस के लिए। तो 9th और 10th की NCERT बुक्स बहुत अच्छी मानी जा रही है साइंस के लिए। मैथ्स की मैं बात करूँ, मैथ्स में क्या करना है आपको, तो मैथ्स की आप लोग RD शर्मा के MCQs लगा सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ RD शर्मा के MCQs, एक काम करिए आप लोग पहले PYQs देखिए। आप लोग जब PYQs देखेंगे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो NCERT के क्वेश्चंस है ना वो कहीं मेल नहीं हो रहा उनसे PYQs से, क्योंकि PYQs जो हैं वो थोड़े टफ लेवल के हैं और जो लिटरली पूछे भी जाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ ही बनाकर पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको भाई 35,000 बच्चों में से 1200 बच्चे चुनना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो टफ बनाना पड़ेगा ना, तो वो यहीं पर टफ बना देते हैं। तो मैथ्स के लिए आप लोग NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज RD शर्मा के सिर्फ MCQs टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करें मल्टीपल टाइम्स।
और मैं बात करूं आप लोग गाइड क्या करोगे, क्या कौन सी गाइड लेनी चाहिए, इंडो के लिए क्या करें, जीके के लिए क्या करें, तो मैंने जो इंडो और जीके के लिए करा था वो मैंने करा था नाज गाइड से। अच्छी है नाज गाइड, पढ़ सकते हैं आप लोग, मैंने भी पढ़ी थी। ये नाज गाइड कुछ ऐसी दिखती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने इंडो ज़्यादातर तो इससे नहीं पढ़ी थी, जनरल नॉलेज मैंने अच्छी खासी इससे पढ़ी थी। जनरल नॉलेज में मेरे 7 क्वेश्चन सही हो गए थे इससे पढ़ने पर। ओके, तो इंडो और जीके के लिए इंडो ये नाज गाइड इनफ है। बात करते हैं गाइड आप लोग कौन सी लेंगे, गाइड लेना ज़रूरी है क्या नहीं है। सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है गाइड लेना, गाइड सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस के लिए लें। ये कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन की है, इससे सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको एएमयू में जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस पे नेचर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको आप लोग लगा सकते हो इस गाइड को। पहले बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, नहीं लगाते ऐसा नहीं है कि आपका अगर नहीं लगा तो आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, आप बस प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। ओके, फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करें, क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करें ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके एंट्रेंस में और अच्छी से अच्छी रैंक हम लोगों की बन सके एंट्रेंस में। तो सब जो टॉपर्स से मैंने काफ़ी बात करी, AIR 1 हो जाए, AIR 5 हो जाए, AIR 7 हो जाए, उन सबसे जो मैंने बात करी, ओवरऑल उन सबको जो मिलाकर एक स्ट्रेटेजी बन रही है जो मैंने भी फॉलो करी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है PYQs। ये PYQs ये क्वेश्चन बैंक से क्लास 11th एंट्रेंस का कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन का आप लोग भी ले सकते हैं। तो 5 साल के क्वेश्चन बैंक आप लोग 5 साल के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं PYQs। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आप लोग एग्जाम का नेचर समझ पाओगे, आप लोग एनालिसिस कर पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंट्रेंस में पूछे जा रहे हैं। इंट्रेंस को क्लियर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है PYQs का। तो PYQs से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आने वाले ईयरों में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, इस पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। तो PYQs बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, PYQs का आप सहारा लीजिए। दूसरी चीज़, बच्चे बोलते हैं कि सर कोचिंग करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इसका मेरे पास ये सीधा जवाब है, अगर आप लोग डिसिप्लिन में हैं, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाते हैं, रेगुलर आप लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए इनफ है। और अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं कोई पुश करे, मुझे स्पून फीडिंग कराए कोई, मैं बिना किसी के सहारे के नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप लोग ऑफलाइन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 2 घंटे आपके पास होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस को आप लोगों को 2 घंटे में अटेम्प्ट करना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग भी साथ होती है 0.25%। तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे मैंने पहले भी कहा था मॉक टेस्ट, कि मैं मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करूंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अब मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, वो PDF जो है, PDF आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा मैं, उसमें 3 सेट्स आपके होंगे मॉक टेस्ट में। वो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस PYQs भी होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिनके एंट्रेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैंने पहले सोचा था मैं फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, लेकिन असल में वो कहते हैं ना, फ्री की चीज़ों की कीमत किसी को कभी लगती नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनकी जो रेट मैंने फिक्स कर रखी है, मैं 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करूँगा। अब आप लोग बोलोगे सर आप धंधे पे आ गए, नहीं भाई ऐसा कोई धंधे पे नहीं है, मैंने मेहनत करी उनको बनाने में। और फ्री में अगर किसी को कोई चीज़ दिला दी जाए, उसको उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अगर ये मॉक टेस्ट लेना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, मुझे फॉलो करके आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। 5 तारीख के बाद, 5 अप्रैल के बाद आपको वो मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट लेना ज़रूरी है। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरा मॉक टेस्ट लीजिए, उससे आपके 50 से 100 क्वेश्चन लग जाएंगे डायरेक्टली। जो मैंने ये क्वेश्चन दिए वो आपके क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है मेरे कुछ क्वेश्चन आ जाएं। तो सर क्यों ऐसा? मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। आप अगर क्वेश्चन बैंक आपको जब वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिलने के बाद आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, OMR शीट लीजिए, 2 घंटे का टाइम फिक्स करिए और 2 घंटे बैठ जाइए ईमानदारी के साथ। ये सोचिए कि एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और मैं खुद एंट्रेंस एग्जामिनेशन अटेंड कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से जब आप लोग करेंगे, आपकी पहले से प्रैक्टिस होगी, तो आप लोग जो प्रेशर है ना एग्जाम हॉल का, वो पहले से झेल पाओगे। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंट्रेंस में, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फाइनली मैं अपने बारे में आ जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे 10th में कितने स्कोर थे। जैसे कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चंस आए कि आपने जामिया में कैसे करा था, AMU में कैसे करा था, 10th में आपके कितने स्कोर रहे हैं। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरा नाम है अमान कदीर, जैसा कि आप सबको पता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ बिहार बोर्ड का, ठीक है, स्टूडेंट था बिहार बोर्ड का। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 10th की वो पटना से कंप्लीट करी। पटना मेरी नानी का घर है, और जो मेरा अपना घर है वो मेरा घर फिरोज़ाबाद में है, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मैंने जब मेरी जो 10th थी, 10th में मेरे कितने नंबर आए, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे कि कितने नंबर आए, आपके कितनी परसेंटाइल बनी। तो मेरे 10th में जो थी वो 94.2 परसेंटाइल बनी, जो कि 500 में से मेरे 471 क्वेश्चन सही, 471 नंबर मुझे मिले थे। 500 में से आउट ऑफ 471 नंबर मेरे आए थे बिहार बोर्ड में। बात करता हूँ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरी AIR 13 आई, वो कितने नंबर पर आई, तो वो 79 से 81 जब मैंने स्कोर किया था तब मेरी AIR 13 आई। जामिया में आपकी कैसे आई, जामिया में मेरे अप्रॉक्सीमेटली 89 समथिंग क्वेश्चन सही थे, तो मेरी वहाँ पे AIR 31 बनी है। ओके, तो इतना सब कुछ आप लोगों मेरे बारे में जान लिए, इज़ इनफ होगा आप लोगों के लिए। और पटना में एक क्वेश्चन बच्चा बोलता है कि सर आप पटना में मेन पटना से हो या आप कोई विलेज से हो। तो नहीं भाई, मैं मेन पटना से हूँ। मैंने मेन पटना से अपनी स्कूलिंग करी है, पटना मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी है। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, जो आप लोगों के आने वाले कज़न्स है, फ्रेंड्स है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो आप लोग शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम।